हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो जी? तो आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव सवाल, आप लोग का बहुत डिमांड था सर, सब्जेक्टिव सवाल है एक ज्योग्राफी का। इस वीडियो में आपको 2 नंबर का सब्जेक्टिव सवाल मिलेगा, 2 या 3 नंबर जो सब्जेक्टिव सवाल जो भी पूछा था, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसमें 30 प्लस क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक अगर आप इसको समझते हो ना तो और आसान हो जाएगा। और देखो कुछ हार्ड नहीं है। इससे के पहले मैंने सोशल का डाला, आपका इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मैंने डाल दिया, लॉन्ग लॉन्ग सवाल 2-2 नंबर वाला, ठीक है ना। बाकी अगर होगा तो लघु दीर्घ भी डालेंगे, लेकिन पहले हम सोचते हैं कि लघु पहले डाल लें, उसके बाद दीर्घ होगा तो गेस करा देंगे, डाल देंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। एक एक सवाल को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और काम आने वाला आपके लिए है। एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट करेगा ये वाला सवाल। सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सवाल देखिए क्या बोलता है। सबसे पहला सवाल और सबसे हल्का सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ओके, सवाल देखिए बोलता है कि संसाधन को परिभाषित करें। तो यहाँ तो बहुत कम ही लाइन में लिख दिया, आप यहाँ पे चाहो तो और कुछ ऐड कर सकते हो, बेहतर मतलब एक्चुअली यहाँ पे संसाधन को परिभाषित करने को बोला। संसाधन होता क्या, तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या ऐड करोगे, ठीक है ना। देखो, पर्यावरण में मौजूद वे सारी वस्तुएं जो किसी तरह मानव के जीवन में आने वाली आवश्यकताओं को पूरी करती है। मतलब हमारे जिंदगी में, पर्यावरण में वो सब वस्तु जो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का जो अगर आवश्यकता पड़ रहा है तो उसको पूरी करता है। जैसे मुझे लिखना है तो मेरे को ये कलम की जरूरत पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, संसाधन हो गया। मेरे को बोर्ड पे पढ़ाना आपको, तो बोर्ड की जरूरत पड़ रहा, तो क्या हो गया, संसाधन हो गया। मतलब मनुष्य के जीवन की में होने वाली किसी भी वस्तु की आवश्यकता को अगर पूरा करता है, ठीक है ना, तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे, संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे आप ऐड कर दिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दीजिए, है ना, कि अगर मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु, यहाँ पे जैसे इसी को एग्जाम्पल बना के लिख देना आपको, कि अगर इंसान को किसी भी चीज़ की कलम, कॉपी या मिट्टी, कोयला, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, वायु, जल, तो अगर वो उसका उपयोग करता है तो वो सभी वस्तुएं मानव के लिए, है ना, क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ, लेकिन आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटा बनता है, 2 नंबर देने में शर्म लगेगा, है ना, उसको जो कॉपी चेक करेंगे तो थोड़ा उसको दिखाइएगा तो अच्छा लगेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। अब समझते, सिंपल सी बात समझते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, उसका जरूरी क्यों है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे वायु हो गया, पानी, जल हो गया, है ना, बहुत हो गया, जमीन हो गया, मिट्टी हो गया, प्राकृतिक संसाधन। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो नुकसान खत्म हो सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस। तो जो प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय है, जो खत्म हो सकता है, उनको अगर हम नहीं बचाएंगे तो बहुत भारी दिक्कत हो सकता है, आने वाली नस्ल परेशानी का सामना कर सकता है। तो ये बोलते हैं जी, पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी मात्रा सीमित है, जो लिमिट में है ना, जो लिमिट में है। तो बेसिकली ये जो सवाल बोला जा रहा, ये अनवीकरणीय के ही बारे में बोला जा रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो भाई, अब वायु को संरक्षण कोई करेगा क्या, वायु तो अनलिमिटेड है। पानी को संरक्षण तो बेहतर देखा जाए, पानी को हम लोग यूज करते हैं कि पानी बचाओ, अच्छा है, चलो वेस्ट पानी ना वेस्ट करें, लेकिन पानी बहुत है। लेकिन जो संसाधन सीमित हमारे पास, जैसे कि कोई देखे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, तो ही बोला गया कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित है। यदि वैसे संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने के बाद इनका पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब अगर जो संसाधन सीमित है वो, उसको हमको बहुत विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। अगर हम उसको विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो क्या बोला, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा तो दोबारा आप सोचेंगे बनाएं, उसको दोबारा बना नहीं पाए, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, गैस जो है करोड़ों वर्ष के बाद ये जो संसाधन बन के तैयार हुआ। सोचो, करोड़ों वर्ष तो भाई सपना भी नहीं देख सकते, आज तो एक दिन का सपना देखना मुश्किल है क्या। तो ये बोला कि आप संसाधन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा अगर करोगे, आवश्यकता से ज़्यादा यूज करोगे तो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा बना नहीं पाइएगा। इसीलिए उन सभी प्राकृतिक संसाधन जो नष्ट हो सकता है, जिसको अनवीकरणीय कहते हैं, उसको बचाना, संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं। सिंपल सी बात है कि नहीं। क्यों ज़रूरी भाई, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे, ख़त्म हो जाएगा तो फिर बन नहीं पाएगा। ये कोई खिलौना नहीं जो बना लेंगे तुरंत में, है ना। इसी के लिए जरूरी यहाँ पे संरक्षण करना। वन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग मानी जाती है। तो देखिए, सवाल ही कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिसका आंसर बड़ा छोटा छोटा होगा यार। मतलब सवाल में कुछ ऐसा नहीं कि घुमा के कुछ डाले। देखो, बोला गया कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में, जैसे जहाँ से हवा चलती है ना, पवन जहाँ पे हवा चलती है तो वहाँ पे जो मिट्टी है उड़ जाती है, तो बोला गया पवन अप्रदा, पवन से अप्रदन हो जाना, मिट्टी अप्रदन हो जाना। तो वैसा क्षेत्र में हम किस तरह से हम
कृषि का कौन सी पद्धति उपयोग करेंगे, कौन सी खेती वहाँ पे की जा सकती है। बोलता है कि पवन अप्रदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी माने जाते हैं। पट्टिका क्या होता है, यह कृषि फसलों के बीज घास की पट्टियाँ विकसित कर सकते, मतलब छोटा छोटा पौधा यूज कर सकते हैं, जैसे फसल के बीज वगैरह उगाए वहाँ पे, छोटे छोटे फसल में बीज बीज के लिए यूज करें। जैसे देखते हैं धान जब होता है तो पहले मोरी रोपता है छोटा छोटा, है ना, फिर उसको कबाड़ के दूसरा खेत में रोपता है, तब जाके बड़ा बड़ा उसका डाली बनता है। ठीक है, तो ही बोला कि पट्टिका कृषि उपयोग करेंगे और यह फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित कर की जाती है। क्या होती है, फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित कर की जाती है। जैसे अगर धान के देखें तो धान कैसे होता है, पहले मोरी रोपते हैं तब धान होता है, तब फसलों के अगर बीज है तो घास की पट्टिका अगर उगा ले, छोटे छोटे कोई फसल है छोटे छोटे उगा ले तो मिट्टी अप्रदन होगा तो उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि उतना तो हो ही जाएगा ना। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बढ़ा के लिख सकते हैं कि यदि इन सभी फसलों का हम यूज करें तो हम जो वायु पवन अप्रदन है इससे ज़्यादा इसको असर नहीं डालेगा और ये हमारा फसल बन करके तैयार हो जाएगा। हम इसको आसानी पूर्वक वहाँ से उठा करके जहाँ पे वायु अप्रदन नहीं हो रहा, पवन अप्रदन नहीं हो रहा, वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। तो देखो, इसका बढ़ा चढ़ कर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मेन ये पॉइंट याद करना है ना, ये पॉइंट को याद करना कि क्या पट्टिका कृषि का उपयोग करेंगे। अब इसमें होता क्या, फसल के छोटे छोटे, है ना, कृषि फसल के बीज का जो घास होता है उसको उगाएंगे। अब इसको बढ़ा के लिखिए, क्यों करेंगे भाई, आप बढ़ा के लिख दीजिए, 2 नंबर का है तो 2-3-4 लाइन लिख दीजिए, काफ़ी है। ये तो मेरे ख्याल से आपकी जो कॉपी है उसमें लिखिएगा तो मेरे ख्याल से 1 से 2 लाइन में भर जाएगा, लेकिन कुछ बड़ा करना मांगता है इसमें। तो मैंने देखो जो जहाँ तक है ना वहीं तक मैं डाला है, लेकिन आप एग्जाम में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, एक दो लाइन बढ़ाइएगा। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें, मतलब मृदा निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया से होता है। इन क्रियाओं के कारण चट्टान मुलायम हो जाती है और आसानी से टूटकर कण में बदल जाता है। मतलब मृदा क्या होता है, या भौतिक या रासायनिक क्रिया से द्वारा होता है। ये होता क्या, जो चट्टान है ना, जो चट्टान मुलायम हो जाता है, जो भौतिक या रासायनिक क्रिया होता है उससे चट्टान मुलायम हो जाता है। अब मुलायम होने के बाद क्या होता है, टूट टूट कर कण बदल जाता है, कण हो के मिट्टी बन जाता है। अब इसके कारण क्या है, देखिए, स्थानीय जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है उस पर डिपेंड करता है। मूल चट्टान की प्रकृति, चट्टान है कैसा भाई, कहीं कमजोर चट्टान तो जल्दी जल्दी बन जाएगा मृदा, है ना। फिर वनस्पतियाँ, वहाँ पे पेड़ पौधे की क्या खासियत है, अगर कमजोर पेड़ पौधा होगा तो चट्टान को जकड़ के नहीं रख पाएगा, है ना। और फिर क्या, भू आकृतियाँ, ऊंचाई, जमीन की आकृतियाँ कैसी है, ऊंचाई कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। मृदा बनने में लगने वाला समय, अब कितना समय लगता है, तो ये सब जो है मृदा निर्माण का कारक है। मिट्टी निर्माण होगा तो ये सब देखना पड़ता है कि कितना क्या लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है, क्या कि वहाँ की पहाड़ी कैसी है, चट्टान कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है ना। तो ये जो है उसका मृदा निर्माण का कारण है। सवाल देखिए, बोलता है जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से गाद से बनी है। मतलब जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को, सिंपल बोले कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। समुद्री लहरें भी अपने तटों पर ऐसे ही मिट्टी जमा करती है। समुद्र की जब लहरें चलती है ना, तो अब उसके जो किनारे, जो कोस्ट होते हैं, तट होते हैं, उसके किनारे भी जलोढ़ मृदा ही जमा हो जाती है। इसमें चावल, गेहूँ, चना, तिलहन, कपास, गन्ना, जूट, सब्जी आदि का फसल उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। बोलता है नदी घाटी परियोजना का उल्लेख, 2 लाभ बताइए। पहला लाभ क्या है, नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। अगर नदी घाटी परियोजना बनाते हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल परियोजना है ना, सो नदी घाटी परियोजना, तो उसका फायदा क्या हो रहा है। पहला फायदा बोला जा रहा है कि बांध अगर बनाएंगे तो नहर बना सकते हैं, बांध बना लिए तो नहर निकाल सकते हैं। नहर से पानी जहाँ पे, जैसे कि बांध अगर फूटेगा तो बहुत ज़्यादा तबाही आ जाएगा, तो हम एक बना लिए, क्या, डैम बना लिए। अब हमको इधर में एक नहर इधर निकाल दिए, एक नहर इधर निकाल दिए, इधर अकाल हुआ, कृषि पानी, बारिश इधर नहीं, घट रहा, पानी की जरूरत पड़ा तो उसको नहर को खोल दिए और यहाँ से पानी चल जाएगा। फिर छोटा छोटा यहाँ पे नाला निकाल दिए, नाला से पानी चल जा रहा, तो ये फ़ायदा हो रहा, जिससे खेत की सिंचाई हो जाती है। एक्चुअली नहर का मतलब बनाना, मतलब खेत की सिंचाई करना आसानी से हो पाएगा। बाढ़ को रोकथाम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना। भाई साहब, अगर बांध बनाएंगे तो बाढ़ रुकेगा। उसके बाद फिर क्या है, मिट्टी कटने से बच जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात जब बाढ़ आ जाएगी, है ना, जब कोई बड़ा सा बांध टूट जाए तो सोचो कितनी मिट्टियाँ बर्बाद हो जाएगी। तो इसको अगर बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, नदी घाटी परियोजना करते हैं, तो मिट्टी भी बच सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारा कारण आप लिख सकते हैं फ़ायदा।
भारत की नदियों के प्रदूषण का कारण बताइए कि भारत में नदियाँ क्यों प्रदूषण हो रहा है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्यों प्रदूषण हो रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, नगरों के कूड़ा करकट सब जो है नदी में चल जाता है, कूड़ा करकट है ना, मल मूत्र वगैरह सब नज़दीकी नदियाँ तालाब में ही गिर जाती है, तब पानी जो है गंदा हो रही है। कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ, अगर अक्सर जो है बड़े बड़े फैक्ट्री जो है नदी के किनारे घर बनता है, फैक्ट्री बनता है, जैसे यमुना नदी के किनारे देखिए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि उस फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट पदार्थ नदी में बहा दिया जाता है, तो क्या होता है, नदी का पानी खराब हो जाता है। आगे है मृत जीव जंतुओं को नदियों में फेंकना। अब कोई मरा हुआ जीव जंतु है फेंक दे नदी में, तो नदी का पानी क्या हुआ, खराब हुआ कि नहीं हुआ। बढ़ती आबादी और जीवन की शैली, ये भी यार बढ़ती आबादी प्रॉब्लम, मेन तो प्रॉब्लम यही है कि आबादी बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, कंपनियां बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है, सामान यूज हो रहा है। अब देखिए ना, रोज गली मोहल्ले में देखिए ढेर सारा कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, ढेर सारा। और जब कूड़ादान वाला आएगा लेने के लिए तो उठाएगा और जाके एक जगह और जमा कर देगा, वहाँ से ट्रैक्टर उठाएगा और जाकर नदी किनारे फेंक देगा है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तालाबों में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कना, अगर तालाब में अब उसकी वजह से तालाब को ठीक करने के लिए कीटनाशक दवाई फेंकते हैं, तो उससे भी नदी का पानी खराब हो जाता है ना। भले ही बीमारी ना फैले लेकिन प्रदूषण तो हो रहा है ना। कीटनाशक दवाई छिड़कते हैं ताकि कोई बीमारी ना फैले गंदगी से, लेकिन पानी तो प्रदूषण हो गया ना। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं कि जल संसाधन का उपयोग क्या है। देखिए सिंपल सी बात, जल का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, वही बताना है। जल एक बहुमूल्य संसाधन है जिसका उपयोग मानव प्राचीन समय से ही करता आ रहा, मतलब शुरू से करते आ रहा भाई, इसके बिना तो इम्पॉसिबल ही है जिंदगी जीना। प्राचीन काल से ही मानव द्वारा पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, मल मूत्र विसर्जन आदि कार्यों में जल का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, उद्योग में किया जा रहा है। तो पहले ज़माने में लोग पीने के लिए यूज करते थे, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, है ना, भोजन वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे, खेत को पटाने के लिए, सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वर्तमान के समय में जल की उपयोगिता और बढ़ गई है। कैसे, जल से विद्युत बनाना है, बिजली बनाना है, और हो गया है ना, सिंचाई, नए नए तरीके से सिंचाई करना, उद्योग में भी पानी के अब नए नए टाइप का उद्योग हो रहा था, उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ रही, तो उसका भी अलग से उपयोग बढ़ जा रहा। तो अब के टाइम में थोड़ा जल की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई है ना, पहले उतना आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो लिख लेंगे, इतना काफ़ी है। भारत में किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है। देखिए, नदियों के मुहाने पर उनके द्वारा लाई गई गाद से जमा होने से बना क्षेत्र जो है आकार साधारण तौर पर त्रिकोण होता है। जैसे देखते हैं ना, पानी बह रहा पानी जो ऐसे ऐसे करके हो जाता है ना। जैसे मानते हैं नदी है, मान लो कि ये नदी है, नदी से पानी बह रहा, तो बहते बहते कुछ इधर गया, ऐसे देखिए ऐसे निर्माण हो जाता है, तो यही है डेल्टा, वही बोला गया त्रिकोण हो जाता है, और उसको ही बोलते हैं डेल्टा। भारत के पूर्वी भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी, दक्षिण पूर्वी भाग में गोदावरी नदी, दक्षिण में कृष्णा एवं कावेरी नदियां डेल्टा का विकास करती हैं। ठीक है, आगे पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। पर्यावरण के लिए वन क्यों जरूरी, आपसे पूछा जाए कि हमारे पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के पेड़ पौधे क्यों जरूरी, तो बहुत 2-3 लाइन तो खुद बता दीजिएगा। लेकिन ढंग एक होता बनाने का, शुरू से लिखने का, कि पर्यावरण के लिए वन सच्चा मित्र है, सच्चा मानक है ना। क्योंकि पर्यावरण से है हम जो है कि वन के माध्यम से पर्यावरण को अच्छा से सही कर सकते हैं, मतलब वो मानक है। जहाँ पर ढेर सारा वन होता है वहाँ पे पर्यावरण भी संतुलित होता है। क्या तो ये बोला गया, एक तरफ वन भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है। क्या करती है, वन का काम क्या है, जंगल का काम क्या है, भूमि जल का अवशोषण। जब बाढ़ आ जाता है तो मिट्टी भसने से क्या होता है, इसको रोकता है। दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ। देखिए ये सब मेन बात हुआ। अब कोई बच्चा नहीं जानेगा, नहीं पढ़ेगा तो लिख देगा पेड़ पौधे जो है हमको सांस, ये तो लिख देगा हमको CO2 देता है और O2 देता है ना, हमारा CO2 उसके पास जाता है। फिर बोल देगा हम लकड़ी भी यूज करते हैं, ईंधन भी यूज करते हैं, ठीक है आपका भी ठीक है। लेकिन ये सब जो है ना मेन मोटी मोटी बातें हैं। क्या करा रहा है कि मिट्टी बाढ़ से रोकती है, मिट्टी को वेस्ट होने से बाढ़ से रोकती है। फिर अच्छी तरह वर्षा भी कराती है। यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है, जो जंगल में रहने वाला जीव जंतु उसको भी मिलता है। मानव को भी बहुत, अब देखो मानव को भी उपयोगी आ गया। क्या करता है, लकड़ी, सामान, जलावन वगैरह। जीव मंडल में जीवों और जलवायु को संतुलित, जीव ये भी इंपॉर्टेंट है, जीव और जलवायु के बीच जो बैलेंस बना हुआ है ये जो है वन के माध्यम से द्वारा बना हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र में के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान, अगर पारिस्थितिक तंत्र देखा जाए, इकोलॉजी अगर जो हो रहा है निर्माण, इसमें जो है पर्यावरण की बहुत ज़्यादा खास भूमिका है। ये चिपको आंदोलन क्या है ये पढ़ना है आपको। देखो ये जो है आपका इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, अरे इसको
पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है चिपको आंदोलन क्या है ना। यहाँ भी देखो पढ़ना है चिपको आंदोलन क्या है। आइए बोला चिपको आंदोलन क्या है। बोलता उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया है ना वनों कटाई की रोकथाम के लिए 1972 में जो है एक आंदोलन चलाया गया था जिसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में पर्वतीय इलाका में वनों को कटाई से रोकने के लिए किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा और वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा पेड़ में चिपक जाते थे और पेड़ कटने से रोकते थे। तो उन सभी रोकने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसको बोलते थे चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में कटने वाले पेड़ में से एक व्यक्ति चिपक जाता था, है ना, क्या करता था, चिपक जाता था और बोलता था अगर पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटो, है ना। और पेड़ काटने वालों से कहता था कि पहले मुझे पर कुल्हाड़ी चलाओ। इस प्रकार चिपको आंदोलन सफल हो गया, नहीं काटा। 15 साल तक जो है पेड़ कटाई से बंद कर दिया गया था। तो फायदा मिला। खनिज किससे कहते हैं, देखिए खनिज को परिभाषित करें, ये आपको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। प्रकृति में, नेचर में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ जो खुद ब खुद स्वतः, है ना, खुद ब खुद में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ जो आंतरिक संरचना होती है, निश्चित आंतरिक संरचना होती है, निश्चित आंतरिक संरचना होती है, मतलब कुछ एक ढांचा बना होता है, उसी को बोलते हैं क्या, खनिज बोलते हैं। या सिंपल से बोल सकते हैं प्रकृति में पाया जाने वाला धातु, है ना, अयस्क ही तो है, या प्रकृति में पाया जाने वाला अयस्क ही खनिज कहलाता है, अयस्क ही खनिज निकलता है। आगे बोलते हैं ये चट्टानों में अयस्क के रूप में पाया जाता है। कैसे, अयस्क के रूप में पाया, मतलब अयस्क के रूप में पाया जा रहा और खनिज निकल रहा बाहर, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर होती है, भू वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। यह एक प्राकृतिक और अनवीकरणीय संसाधन है कि नहीं। जैसे लोहा उपयोग कर लेंगे तो एक बार करेंगे खत्म हो जाएगा, दोबारा थोड़ी ना होगा। लोहा दोबारा बना नहीं सकते ना, क्योंकि लोहा भी है, अनवीकरणीय संसाधन है जी। देखिए खनिजों के संरक्षण प्रबंधन क्यों जरूरी, आइए समझते क्यों जरूरी है। वहाँ था प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन क्यों जरूरी है, यहाँ पे खनिज के बारे में बोला जा रहा है। देखिए खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसका संरक्षण जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम देखो हो जाएगा। खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। उपयोग ये कच्चे माल के रूप में खनिजों के स्थान पर उनके सस्ते प्रतिस्थापनों का उपयोग हो। स्क्रैप्स का पुनः उपयोग, मतलब जो खनिज वेस्ट हो गया उसको फिर से रीयूज किया जाए, है ना। खनिज निक्षेप का पूर्ण दोहन हो सके, संदोहन हो सके, मतलब सही से यूज हो सके, ठीक है ना। वही बोला गया कि इस प्रबंधन निम्न तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। खनिज का प्रबंधन करना तो इस तरीके से हम प्रबंधन कर सकते हैं कि उसका सही से उपयोग हो, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग हो, दोबारा यूज हो जाए। जैसे कि ट्रक वगैरह है, खराब हो गया लोहा तो उसको फिर फैक्ट्री में पहुंचाया जाए, है ना, फिर उसके रीयूज बनाया जाए, होता भी ऐसा। खनिजों के आर्थिक, अब इसका महत्व क्या भाई, आर्थिक महत्व मतलब पैसे के अकॉर्डिंग देखा जाए इससे क्या फायदा हो रहा है। खनिज एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे खनिज जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व है भाई। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। कोई भी मशीन देख लो, दुनिया की कोई भी औद्योगिकरण जो आया है तो लकड़ी की मशीन नहीं बनी है, किसकी बनी है, लोहा की बनी है। बेसिकली लोहे का ही बनता है, या कोई और ले लो, तो लोहा क्या खनिज है। तो हम जिससे एनर्जी जनरेट करें, पैसा बनाने वाली मशीन ये कैसे बनी है, कहीं चलो मान लोहा तांबा कुछ भी तो होगा ना, लोहा तांबा सोना चांदी सब तो खनिज ही है, तो है ना। एल्युमिनियम ले लो या पीतल ले लो, सब तो खनिज ही है। तो अब हमारे पास जितना भी पैसा अर्निंग करने का, ये बोर्ड कैसे बना है, ये देखो ये क्या है, ये भी खनिज है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो भी अर्निंग का जो सोर्स है सब कहीं ना कहीं खनिज से ही बना है भाई। अगर खनिज कहीं खत्म हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। वही बोला जा रहा कि आधारभूत संरचना है, इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग एवं ना ही किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। अगर खनिज अगर नहीं हो, बिना खनिज का कोई राष्ट्र डेवलप ही नहीं कर सकता है, कोई ना तो कोई औद्योगिक स्थापित किया जा सकता है ना। तो कितना ज़रूरत है। देखिए घर बनाते तो लोहा का इस्तेमाल करते हैं ना, घर बनाते तो छड़ का इस्तेमाल करते हैं। छड़ क्या है, लोहा है, खनिज है। अगर खनिज ना रहे तो घर कैसे बनेगा, फैक्ट्री कैसे बनेगी फिर। मतलब सोचो खनिज कितनी कीमती खनिज है हमारे जीवन के लिए। जैसे पानी है ना, उस तरह खनिज समझो कीमती है कि नहीं। खाली चावल रोटी खाने से नहीं होगा, बल्कि रहने से भी होगा। और रहने के लिए आपको घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो रड भी चाहिए ना, नहीं तो गिर जाएगा। आगे बोलता है कि हरित क्रांति क्या है। देखिए 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आया था। कृषि क्षेत्र में क्या, कृषि क्षेत्र में क्रांति आया था, जिसको बोला गया था हरित क्रांति। इसने भारत को कृषि के मामले में एकदम
आत्मनिर्भर कर दिया था। क्या किया था? आत्मनिर्भर बना दिया। इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं की उपज हुई थी, गेहूं की ज़्यादा उपज हुई थी। और इस क्रांति के नेतृत्व कौन था, जनक कौन था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन था। इसने उत्तम बीजों और खाद का प्रयोग किया था। यही बारे में बताया कि हरित क्रांति होता क्या। तो हम बोल सकते हैं कि 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कृषि के मामले में बहुत ज़्यादा क्रांति आया था, है ना। इसमें गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था। इसका जो है जनक कौन था? MS स्वामीनाथन था। सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, आपको ऐसे नहीं कि सेम टू सेम हु बहू ऐसे ही लिख देना है ना। इसका जनक कौन था? MS स्वामीनाथन था, जिनके नेतृत्व में जो है, जिनके नेतृत्व में अच्छे बीज का उपयोग किया गया था, जिसके लेकर जो है बहुत ज़्यादा गेहूं की उपज हुई थी। और उस समय से जो है भारत आत्मनिर्भर बन गया था। तो ये लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। सवाल बोलता है भारत की किन्हीं 2 रोपण फसल का नाम लिखिए। अब देखिए सवाल ही ऐसा पूछ रहा तो क्या लिखिएगा, लेकिन फिर भी इतना देखिए लिख दिए। रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। तो हालांकि नहीं बोल रहा, सवाल बोलता है भारत की किन्हीं 2 रोपण फसल के नाम लिखिए, तो नाम लिखिएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। भारत की कृषि, रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक फसल है। भारत की 2 रोपण फसल, इसको क्या होते हैं? रोपण फसल कहते हैं। चाय और गन्ना, ये 2 भारत की रोपण फसल है। इसके अलावा भी अनेक रोपण फसल है, जैसे कि आप कहवा, गन्ना, कहवा हो गया, और जूट हो गया, कपास हो गया, ये सब भी क्या है? रोपण फसल है। चलो आगे यहाँ पे फसल चक्रण मृदा संरक्षण के किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मतलब फसल को बार बार बदल बदल कर रोपना, इसको बोलते हैं फसल चक्रण। फसल चक्रण द्वारा मृदा में पोषणीय स्तर को बरकरार रखता है। हाँ, जब हम फसल बार बार करके उगाते हैं, धान, गेहूँ, चावल, धान उगाए, गेहूँ उगाए, चना उगा दिए, फिर सरसों लगा दिया, फिर अलग अलग खेती कर दिया, तो क्या होता है? मिट्टी की जो क्षमता है वो बरकरार रहती है। तो बोलता है मिट्टी के जो पोषीय स्तरीय है ना, पोषीय स्तर जो मिट्टी को मिलना चाहिए, एक पोषक तत्व, वो बरकरार रहती हैं। और खाली गेहूँ उगाते रहेंगे तो मिट्टी बंजर हो जाएगी, फिर दूसरा अनाज नहीं हो पाएगा ना, तो फिर लास्ट में गेहूँ भी नहीं देगा वो। फिर गेहूँ, जैसे गेहूँ, कपास, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास होता है। अगर लगातार गेहूँ उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, तो मिट्टी क्या जाएगी? खराब हो जाएगी। तो तो क्या बोलते हैं, अब उसमें क्या करते हैं? तिलहन या दलहन फसल की खेती कर देते हैं। करते किसान लोग भी अक्सर करते हैं ना, जब धान की खेती हो रहा उसी में थोड़ा डाल दिया, गेहूं की खेती हो रहा उसी में थोड़ा तेल डाल दिया, या तो कुछ 2 महीने के लिए कोई खेसारी का उगा दिया, सरसों का उगा दिया, है ना। तो ये खेती करते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरक बरकरार रहे। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन चाहिए उसको, मिट्टी को चाहिए नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? दलहन और तिलहन फसल से, उनके जड़ों में नाइट्रोजन रहता है जी। तो ये लिख दीजिएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका नंबर कोई काटने वाला नहीं है। देखिए भारत की 2 नकदी और 2 रेशी फसल का नाम लिखिए, तो मैं लिख दिया जी। नकदी फसल कौन है? चाय, कहवा। रेशीदार फसल कौन है? कपास और जूट, ठीक है ना। हालांकि चारों के चारों जो है व्यापारिक फसल है, मतलब रोपण फसल है, लेकिन रेशा में रेशा निकलता है। कहवा जो है वो क्या है? उसको नकदी फसल बोला गया। और कहवा को पेय फसल ही बोलते हैं, चाय कहवा को पेय फसल भी बोलते हैं। सवाल बोलता है भारत की किन्हीं 2 रोपण फसल का नाम लिखिए। देखिए रबर, कॉफी, चाय, तो 4 लिख दिए, आपको 2 ही लिखना है। अब सवाल ही ऐसा करो तो अब क्या करें? जवाब ही ऐसे देना पड़ेगा, और क्या बेहतर होगा। देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को साधारण वर्गीकृत कीजिए। मतलब स्वामित्व के आधार पर, मतलब एक संसाधन है ना, उद्योगों को, मतलब एक उद्योग है जो सार्वजनिक है, जो सरकार के अंडर में है, एक उद्योग है जो प्राइवेट कंपनी के अंदर में है, और एक उद्योग जो है दोनों को मिला हुआ है, संयुक्त उद्योग। जैसे मिश्रित बोलते हैं अर्थव्यवस्था, उसी तरह से सामाजिक अर्थव्यवस्था और कौन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसी प्रकार। तो देखिए पहला है निजी उद्योग, मतलब प्राइवेट। जब किसी उद्योग का स्वामित्व मतलब मालिक जो है एवं नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति को होता है। जब किसी उद्योग का स्वामित्व है, उसका मालिकाना हक जो है कोई एक निजी व्यक्ति होता है, तो उस तरह का जो उद्योग होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? निजी उद्योग कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए टाटा उद्योग, गोदरेज उद्योग हो गया, जियो बोल सकते हैं, है ना। सार्वजनिक उद्योग क्या है? जब किसी उद्योग का संचालन या नियंत्रण जो है सरकार के अंडर में होता है, सरकार या इसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के हाथ में होता है, मतलब हाँ सरकार के द्वारा होता है, सरकार ने आदमी को नियुक्त कर दिया, मतलब सरकार के हाथ में होता है। कोई भी उद्योग का जो मतलब कोई भी उद्योग जो सरकार के अंडर में हो, सरकार के कंट्रोल में हो, सरकार के नियंत्रण में हो, तो उसको बोलेंगे क्या? सार्वजनिक उद्योग। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? बोकारो लॉ,
इस्पात उद्योग, भारतीय आयुध कारखाना, आपका भिलाई उद्योग, बोकारो उद्योग, आपको रावल किला उद्योग, क्या नाम था उसका यार, भिलाई तो हो गया ना, रावल किला उद्योग, लौह इस्पात हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, बरौनी हो गया, ये सब जो है क्या है, ये सब है आपका सार्वजनिक। और संयुक्त उद्योग, जब किसी उद्योग का संचालन एवं नियंत्रक सरकार एवं निजी व्यक्ति करता है, कोई प्राइवेट आदमी कर रहा है या सरकार कर रही है, मतलब कुछ वैसा उद्योग जिसका कंट्रोल, जिसका नियंत्रण कोई सरकार या प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है, निजी व्यक्ति कर रहा है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ। जैसे देखिए, तब ऐसे उद्योग को संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे कौन है, महाराष्ट्र के कई चीनी मिल, मतलब महाराष्ट्र में ऐसा चीनी मिल है जो सरकार भी देखती है और कोई प्राइवेट व्यक्ति भी देखती है। अमूल, अमूला लिख दिया, अमूल होगा सर, पता नहीं। आगे लिखते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण से क्या समझते हैं, ये आपको पढ़ना था इकोनॉमिक्स में भी, इसमें भी आपको दिया हुआ। वैश्वीकरण से समझते हैं उदारीकरण। देखिए, उदारीकरण का अर्थ होता है ऐसे नियंत्रण से, नियंत्रण में ढील देना, जो उन्हें हटा लेना, ढील देना या हटा लेना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। सिंपल सा देखो सेंटेंस, आप इसको अनेक तरह से लिख सकते हैं कि सरकार जब किसी भी निजी व्यक्ति को या निजी कंपनियों को कोई लाइसेंस, परमिट वगैरह में छूट देता है, तब उसको बोलते हैं उदारीकरण। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि जब ऐसा उदारीकरण का अर्थ ऐसा है कि किसी भी कोई कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ढील देना, थोड़ा छुटकारा देना, तो उसको बोलते हैं क्या, उदारीकरण, ताकि कंपनियां बिजनेस कर सके सही से। निजीकरण बोलते हैं निजीकरण का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था से है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रक की जगह किसी निजी क्षेत्र का महत्व प्रदान करता है। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि निजीकरण का मतलब ये हुआ कि कोई सरकारी संपत्ति है, सरकारी उद्योग है, उसको किसी प्राइवेट, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप देना, तो इस क्रिया को बोलते हैं निजीकरण। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की आर्थिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। नाम है वैश्वीकरण, कि देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको इंटरनेशनल, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। समझ में आया? वैश्वीकरण पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना। निजीकरण, सरकारी चीज को दे देना प्राइवेट के हाथ में, है ना, और जो जिसको प्राइवेट के हाथ में दिए हैं उसको थोड़ा छूट देना, भाई ये तो परमिट का, लाइसेंस का, थोड़ा सा बिजनेस सही सही कर पाए वो, तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। तो ये जो है इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बेनिफिट चीज़ है। सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है, देखिए बताइए भाई, सिंपल समझते हैं। अगर सार्वजनिक उद्योग होगा, जैसे किसी चालक का उद्योग, किसी उद्योग का संचालन या नियंत्रण को सरकार करेगी, तो द्वारा ये तो इसके द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त करेगा, तो ये तो है सार्वजनिक उद्योग। फायदा क्या है, सरकार जो है ना, जैसे बोकारो लौह इस्पात, इसे देख रहे हैं, हुआ कब अंतर, अंतर ही तो भाई, अंतर मतलब डिफिनेशन बना दो। और भी लिख सकते हो कि निजीकरण में सरकार लोक कल्याण के लिए काम करती है, पूरा लोक का कैसे फायदा उसके लिए काम करती है। लेकिन निजी उद्योग में क्या होता है भाई, कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में मालिकाना हक रहता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में मालिकाना हक रहता है, और वो क्या करता है, उस उद्योग को अपने फायदे के लिए, जनता भाड़ में जाए, अपने फायदे के लिए जो है वो करती है। जैसे हम एग्जाम्पल दीजिएगा, तो ये उद्योग का मतलब डिफरेंस कर दीजिएगा, अंतर हो जाएगा। कोयले के विविध प्रकार का नाम लिखिए। कोयला देखिए 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, मिल जाएगा 2 नंबर, एकदम हंस के देगा 2 नंबर। परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर, देखिए ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं उसे बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसको एक बार इस्तेमाल किए खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, परंपरागत स्रोत। इसको मतलब बोलते हैं अनवीकरणीय, ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसको एक बार समाप्त करने पर समाप्त नहीं होता है, एक बार यूज करने पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि उसे बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार उपयोग किया जा सकता है, उसको बोलेंगे गैर परंपरागत, मतलब नवीकरणीय। जैसे सूर्य हो गया, है ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सूर्य हो गया, जल हो गया, जल तो नहीं होगा, सूर्य हो गया। चलिए, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, सौर ऊर्जा कैसे उत्पादन होता है बताइए, सौर ऊर्जा के बारे में कैसे बनता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट का निर्माण क्या होता है, पहले तो निर्माण क्या होता है, एक सोलर प्लेट होता है जो लगा होता है सोलर, पहले वो बनना चाहिए हमको। फिर इसे प्लेट के सीजियम, जो प्लेट होता है, प्लेट में सीजियम धातु के पतले पतले तार लगे जाते हैं। जो देखें सोलर जो रहता है तो चमकता है, देखते हैं जो चमकता है सीजियम धातु रहता है। सीजियम कौन होता है, नाम याद कीजिए, सीजियम धातु, यही तो पॉइंट बनेगा। सीजियम धातु के पतले पतले तार होते हैं, इन तारों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत परिवर्तन किया जाता है। मतलब जब सन का लाइट पड़ता है ना, सीजियम के जो तार होता है उस पर, तो वो क्या करता है, फोटोवोल्टाइक, ऐसे में पता है प्रकाश का जो ऊर्जा है फोटोन के रूप में, क्या फोटोन ऊर्जा पढ़े आपने कि प्रकाश में जो ऊर्जा फोटोन ऊर्जा है, फोटोन ऊर्जा, तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा
टेक्निकल के द्वारा तो या टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना, क्या होता है वो सीधे विद्युत में बदल जाता है। लाइट प्रकाश पूरा विद्युत में बदल जाता है। इसे विद्युत सौर प्लेट में लगे तार द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु में जोड़ दिया जाता है। अब जैसे जो विद्युत सौर प्लेट में तार लगे द्वारा उपयोग करने के लिए जोड़ दिया जाता है, अब जिसको जो यूज़ करना है वो यूज होता है। इस प्रकार देखिए सौर ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी है तो बैटरी में स्टोर कर लेंगे बिजली को। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? दुनिया में एक ऐसा चीज़ है पेट्रोलियम, जो कि भाई उसका कभी वेस्ट ही नहीं होता है। पेट्रोलियम का हर कुछ वेस्ट हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। देखिए क्या होता है भाई, पेट्रोलियम एक पेट्रोलियम एक क्या है? शक्ति संसाधन है। क्या? शक्ति संसाधन है। हाँ भाई, इससे पावर मिलता है, पेट्रोल, मोमबत्ती, बहुत कुछ है। इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है भाई। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधन में, ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा जो है यातायात के साधन में। गाड़ी है तो पेट्रोल है तो गाड़ी, नहीं तो अगर पेट्रोल नहीं रहा तो गाड़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर सीएनजी गैस है, लेकिन पेट्रोल से तो सीएनजी गैस बनेगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है किससे बनता है? पेट्रोल से ही बनता है। पेट्रोल में धुआं ज़्यादा निकलता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, सीएनजी में पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन बना किससे? पेट्रोल से बना। इसके अलावा औद्योगिक मशीनों के स्नेहक के रूप में भी होता है। समझे? मशीन है उसको चलाने के लिए, मतलब थोड़ा सिर्फ सॉफ्ट चलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा संश्लेषित वस्त्र भाई को कपड़ा बनाने के लिए, उर्वरक, रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवाई बनाने के लिए, कृत्रिम रबर बनाने के लिए जो मिटाते हैं, हाँ वो भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर कुछ, मोमबत्ती भी बोल सकते हैं आप। जो लास्ट में जो बचता है ना, मैला कुचला लास्ट में जो बचता है गाद, लास्ट में मोमबत्ती बन जाता है। अब मोमबत्ती भी यूज किए। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र क्या भाई? देखिए मुंबई हाई तेल क्षेत्र जो है मुंबई तट से दूर अरब सागर में स्थित है। पता है, मुंबई से दूर है अरब सागर, मुंबई तट से दूर, जो एरिया तट है, जो कोस्ट है उससे दूर अरब सागर में है। वर्तमान में यह एक सबसे अधिक तेल उत्पादक करने वाला क्षेत्र माना जाता है। समुद्र में सागर सम्राट बना हुआ है, एक बड़का से लगेगा कि जहाज बना हुआ है, सागर सम्राट बोला गया। और ये जल मंच बनाया गया, जल मंच मतलब जहाज, इस पर मंच बना दिया, जल के ऊपर मंच बना हुआ है। क्या होता है? जहाँ से कुएं खोदकर समुद्र से तेल निकाला जाता है। अब लगता है ना एक जहाज बना हुआ है, अब लगता है कि हाँ यहाँ पे तेल है तो इसको यहाँ पे ले जाएगा और वहाँ पे गुड्ढा कुआं खोद करके पेट्रोलियम निकलेगा। क्या निकलेगा? तेल निकालता है। यहाँ तेल का विशाल भंडार है। यहाँ से प्राप्त कच्चे तेल को साफ करने के लिए पाइपलाइन के द्वारा ट्राम्बे भेज जाता है। ट्राम्बे कहाँ है? वही महाराष्ट्र में। ट्राम्बे शोध क्या है? ट्राम्बे शोधनशाला, हाँ, जहाँ पे शोध होता है, प्यूरिफाई जहाँ पे होता है। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बताने की जरूरत नहीं है आपको, वायु परिवहन से क्या फ़ायदा होता है। देखिए जी, यातायात का सबसे तेज़ी यात्रा होता है, टाइम बचता है, सबसे फास्ट यात्रा कर लेते हैं, टाइम बच जाता है हमारा, है ना। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बस पढ़िए। इसका रख रखाव में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। क्या बोला? इसके लिए मार्ग का निर्माण और रख रखाव में ज़्यादा सॉरी बोला क्या? इसका मार्ग का निर्माण मतलब यातायात, जो एरोप्लेन है उसके लिए अलग से रास्ता नहीं बनाना पड़ता है, मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है, और ज़्यादा रख रखाव की टेंशन नहीं है ना। आराम से उड़ के आया अपना कोस्ट में, ठीक है। और आगे बोलता है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसमें प्राकृतिक बाधाओं का भी सामना नहीं पड़ता है। अगर जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा उतना ही प्राकृतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहाड़ों, मरुस्थलों, महासागर, घने जंगल को आसानी से पार कर सकता है। पहाड़ है, ट्रेन को जाने में दिक्कत होगा। नदी है, समुंदर है, कैसे पार होगा? एरोप्लेन आराम से पार हो सकता है। जंगल है, आराम से पार हो जाएगा। ओके, तो ये सब फायदा है। देखिए भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण का वर्णन कीजिए। मतलब सड़क जो है वितरण है कैसे? भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण अलग अलग जगह अलग अलग है। राज्यों में सड़कों का विकास एक जैसा नहीं हुआ, हर राज्य में सड़क अलग अलग टाइप का देखा गया। जैसे बोलता है समान रूप से विकास नहीं होने के कारण भू आकृति, समान रूप से विकास नहीं होने के कारण है कि वहाँ हो सकता है वहाँ के जमीन का लेवल सही ना हो, ठीक है ना। केंद्र एवं राज्य सरकारों की नाराजगी हो सकता है कि राज्य सरकार चाहते हो कि यहाँ सड़क बनाए, केंद्र सरकार नहीं चाहती होगी, तो ये भी हो सकता है ना। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो, कोई राजनेता है, एमएलए एमपी है, शायद वो ही नहीं चाहता होगा, या वो चाहता होगा तो करता होगा, जो नहीं चाहता होगा नहीं करता होगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सड़क निर्माण होना नहीं होना ये सब कारण है कि या तो जमीन पहाड़ी इलाका मान लेते हैं, पहाड़ी इलाका तो वहाँ कैसे रेल का इस्तेमाल हो पाएगा, सड़क नहीं बन पाएगा सही से। अगर मानते जहाँ जमीन सही है, समतल है, एकदम सब कुछ फिट है, हो सकता है राज्य सरकार चाहती है कि हम बनाएं और केंद्र सरकार नहीं चाहती होगी, अपना फायदा कुछ भी। या तो नेता है, नेता चाहता होगा हम बनाएं, चाहेगा तो बन जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा।
महाराष्ट्र में बोलता है 2.7 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 2.47 लाख किलोमीटर, उड़ीसा में 2.36 लाख किलोमीटर है। तो एक दो एग्जाम्पल दे दिया, हो गया। तो पता चल रहा ना कि हर राज्य में देखिए अलग अलग है। महाराष्ट्र देखिए, वहाँ देखिए, तो महाराष्ट्र में पता ही है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं। आगे बोलता है बिहार में कृषि उत्पादकता का 2 कारण बताइए। यहाँ पे 4 कारण लिख दिया हम, ठीक है ना। कितना कारण है? 3 कारण मैं यहाँ पे लिखा, आपको 2 कारण बोलता है तो 2 ही कारण लिखिएगा जो आपको अच्छा लगे। कृषि उत्पादक, बिहार में कृषि का निम्न उत्पादक, मतलब कृषि सही से नहीं हो पाता बिहार में ना, इसका कारण होती है। पहला लिखिए सिंचाई की समस्या, बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है ना। जब पानी पड़ेगा तो खेती होगा, नहीं पड़ेगा तो सुखाड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ ना तो नहरों का पूरी तरीके से विकास हुआ है, ना ही विद्युत संचालित नलकूप है, ना ही विद्युत के द्वारा नलकूप बनाया गया है, ना ही नहर को सही से विकास किया गया है, ठीक है ना। खेतों को छोटा आकार होना, तो देखिए बिहार में सामाजिक कारण बहुत बड़ा है। 4 भाई है, ये 5 कट्ठा खेत है, तो क्या होता है, तो अब जब चारों भाई बड़ा होगा तो खेत का बंटवारा हो जाएगा। 5 कट्ठा, मान लो 4 कट्ठा खेत है, तो जब 4 कट्ठा जब खेत था तो बड़ा था एरिया, उसका जो पिताजी था आराम से लाता था कोई भाड़ा पे चीज़, तो आराम से कर लेता था, उतना उपजता था अनाज तो पूरा हो जाता था। अब चारों भाई में बंटवारा हो गया, अब कोई 1 कट्ठा के लिए थोड़ी बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के लाएगा, भाड़ा पे लाएगा, बोले यार जितना का बबल है उतना बड़ा झुंझुन्ना हो गया, क्या जितना होगा ना उतना बड़ा ये नुकसान हो गया, तो ये भी नहीं कर पा रहा। तो ये बोला सामाजिक कारण के कारण भी खेत का और छोटा हो रहा। परिवार में विभाजन होते ही खेतों का विभाजन होता है, जायज़ बात। अभी जो मैंने बताया, परिवार बढ़ा, खेत बढ़ गया। छोटे खेत को यंत्रों से जुताई एवं सिंचाई काफ़ी महंगाई पड़ेगी, जायज़ बात। बड़ा खेत था, बहुत बड़ा एरिया था, तो ले चले आया मशीन भाड़ा पे, है ना, क्योंकि जान रहा कि उतना ज़्यादा अनाज हमको उग जाएगा तो फायदा हो जाएगा। अब छोटा खेत है तो कहाँ से लाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। तीसरा बोल सकते हैं अच्छी किस्म का बीज नहीं हो रहा, उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव, सही से कृषि का मशीन नहीं हो पा रहा। बिहार में ज़्यादातर किसान सीमांत एवं लघु पूंजी का कमी के कारण ही ये उन्नत किस्म के कृषि यंत्र खरीदने में असमर्थ, मतलब कृषि करने का जो यंत्र है वो नहीं खरीद पाते हैं। फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे बीज का उन्नत किस्म का बीज भी यूज नहीं हो रहा। फिर और भी कारण बोल सकते हैं, अशिक्षा भी बोल सकते हैं। बिहार के किसान जो है अशिक्षित है, जिसके कारण उसको पता नहीं कि कैसे खेती करना है, तो ये सब कारण बनेगा, ठीक है ना। बिहार में खनिज संपदा का बताइए, विवरण कीजिए। देखिए पायराइट बिहार में पाया जाता है, यह रोहतास के आमझोर, बंजारी अन्य स्थानों में पाए जाते हैं। मेन है रोहतास के आमझोर पहाड़ी में। बॉक्साइट या मुंगेर की खगड़पुर पहाड़ी और रोहतास के बंजारी में पाया जाता है। अबरक मतलब बिहार में पाए जाने वाला अयस्क है, यह गया, नवादा, जमुई और बांका में मिलते हैं। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, जानते हैं। चूना पत्थर की प्राप्ति कैमूर पठार, रोहतासगढ़, बंजारी, डुमरखंड से होता है। ग्रेफाइट बिहार में मुंगेर का सिमलताला ग्रेफाइट का उत्पादन क्षेत्र है, मुंगेर का सिमलताला नाम है। आगे देखिए, बस कुछ सवाल और होगा। बिहार में वन विनाश का कारण होता है, 2 कारण। वन क्यों विनाश हो रहा, देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या, ये तो भाई तो बहुत बड़ा कारण है। भूमि विकास का विस्तार हो रहा, भूमि विकास हो जा रहा, जब घर बन रहा, आबादी बढ़ रही है, घर बनेगा, घर बनने के लिए ज़मीन नहीं है। खेत तो जहाँ पे खेती होता था, दाल चावल जहाँ पे उगता था, गेहूँ उगता था, वहीं पे अब घर बनाना पड़ेगा। तो खेती भी तो ज़रूरी है, खाएंगे कैसे, पेट कैसे पलाएगा अनाज, तो पेड़ काटो, पेड़ कट रहा। मानव आदिवासी क्षेत्र का विकास हो रहा। ईंधन काफ़ी, सबको फर्नीचर का लकड़ी चाहिए, है ना, ईंधन भी चाहिए भाई, फर्नीचर की भी चाहिए, गेट चाहिए फर्नीचर का, कुर्सी चाहिए फर्नीचर का, है ना, तो भाई लकड़ी तो काटना पड़ेगा। मानव का हस्तक्षेप, अब कुछ नदियों द्वारा मानव भी हस्तक्षेप कर रहा है, काट दे रहा पेड़ को, नदी भी अपना बाढ़ का करामत दिखा रहा जी, ठीक है ना, ये सब भी कारण है। फिर और बोल सकते हैं कि बिहार में सड़कों का विकास हो रहा भाई, तो अब जहाँ जहाँ पे पेड़ आ जा रहा तो सड़क की वजह से पेड़ को भी काटना पड़ रहा। रेल लाइन का विकास हो रहा, तो रेल लाइन के जाने के जहाँ जहाँ पेड़ आ गया उसको काटना पड़ रहा, ठीक है। सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन कीजिए। मतलब सोन नदी घाटी जो परियोजना बिहार में, सोन नदी घाटी परियोजना, उससे जल जो विद्युत उत्पादन हो रहा क्या है बताइए। देखिए सोन नदी पर डेहरी ऑन सोन के निकट एक बांध है, आपने जाया होगा ना, डेहरी ऑन सोन एक नदी है, उस पर एक बांध बना हुआ, सोन नदी पर डेहरी ऑन सोन बांध बना हुआ, जो कि बहुत अच्छा, काफ़ी लंबा बांध है जी, बहुत लंबा बांध है डेहरी ऑन सोन, ठीक है ना, सोन नदी पर बना हुआ है। इस बांध से 10 किलोमीटर ऊपर हटकर इंद्रपुरी बराज बनाया गया है, 10 किलोमीटर ऊपर हटकर के। इस परियोजना के तहत 2 जल विद्युत उत्पादन केंद्र पूर्व बारोन के पास तथा पश्चिम में डेहरी के पास विकसित किया गया। तो मतलब सोन नदी पर 2
जल विद्युत परियोजना है। पूरब में कौन है, बारून के पास है, एक जगह का नाम है, और दूसरा पश्चिम में डेहरी के पास है। दो जो है जल विद्युत परियोजना है। इनकी उत्पादन क्षमता 3.3 मेगावाट एवं 6.6 मेगावाट, मतलब दो है ना, तो 3.3 मेगावाट और 6.6 मेगावाट बिजली होता है। सोन नदी और पटना मुख्य नहर के संगम पर अंगूर के निकट भी 100 को जगह का नाम है यार, अगनूर के निकट भी 100 किलोवाट विद्युत जो है उत्पादन क्षमता का एक शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। तो बताइए केंद्र सोन नदी के बारे में आप कुछ बातें याद कर लीजिए ना, इसका इंपॉर्टेंस सोन नदी के बारे में, सोन नदी है कहाँ, सोन नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी है कहाँ पे, उसमें जो बांध बना हुआ है तो वो कहाँ पे कितना यूज हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, तो बता दीजिएगा। बिहार में किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है, क्यों, बताइए भाई। बिहार के किशनगंज, शिवहर किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। दरभंगा, अररिया, मधुबनी जिले सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से काफ़ी पीछे है, मतलब सिंचाई नहीं हो पाता वहाँ ना, बारिश आया बढ़ गया, बाढ़े आ जाता वहाँ पे, सिंचाई नहीं हो पाता है। इन जिलों की सिंचाई की आवश्यकता सर्वाधिक है। किशनगंज के 21.81% फसल क्षेत्र ही सिंचित है, इसके कारण यह क्षेत्र कृषि में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्र में अस्थायी सिंचित की आवश्यकता काफ़ी अधिक, मतलब बाढ़ आने के कारण भी जो प्रॉब्लम हो जा रहा है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल मेरे ख्याल से होगा ये, नहीं इसको देखा। समोच्च रेखा क्या है, समुद्र की सतह के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समुद्र की सतह के समान ऊंचाई वाले, आप स्टेशन पे जाओ, स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, लिखा रहता है समुद्र से ऊंचाई इतना किलोमीटर, मतलब वो जो जगह है समुद्र से इतनी किलोमीटर ऊंची है। तो ये बोला गया कि समुद्र की सतह के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं समुच्च रेखा। ये कहाँ मिलेगा आपको, मैप में मिलेगा ना। जैसे भिन्न ऊंचाई के लिए अलग अलग प्रारूप की रेखाएं खींची जाती हैं अलग अलग। आखिरी सवाल है यहाँ पे, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी कीजिए। बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों में जूट उद्योग के विकास के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध है। इन क्षेत्र में अधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता, अधिक तापमान, जलोढ़ मिट्टी और बाढ़ग्रस्त खादर का मैदान जूट की खेती के लिए आदर्श भौगोलिक दशा उत्पन्न करते हैं। मतलब वहाँ का ना जैसे अधिक वर्षा होती है, अब आर्द्रता भी अच्छा है, अधिक तापमान भी है, जलोढ़ मिट्टी भी है, प्लस बाढ़ग्रस्त खादर का भी मैदान जूट की खेती के लिए आदर्श भौगोलिक दशा उत्पन्न करता है, मतलब ये प्रॉब्लम होता है। अतः पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, समस्तीपुर आदि जिले जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाकी इधर जो है ये सब उस एरिया में नहीं है। इसमें कटिहार जूट मिल्स लिमिटेड, समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल्स और नालंदा की मौर्य जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड विशेषकर उल्लेखनीय है। मतलब इसको नाम दे दिया है कौन कौन जूट मिल है यहाँ पे बिहार में खास तौर से, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे करा दिया, टोटल लगभग 40-45 मिनट होने वाला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके डैट्स ऑल। नीचे कमेंट करना आप लोग कि कितना सवाल आपको याद था। इसमें जितना सारा सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ओके, मिलते हैं कल हिस्ट्री के साथ सुबह 6 बजे। इससे पहले सब देख लीजिएगा जो वीडियो नहीं देखे हैं। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्या पता उसको भी एक काम आ जाए। ओके।